मेरा नाम ताबिश है और ये जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, उससे पहले कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरा जो ताल्लुक़ था वो बेसिकली इंटीरियर सिंध के एक छोटे से गांव से था। अब क्योंकि हम लोग बुनियादी तौर पे एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, तो वैसे ही जो मेरे फादर थे, बल्कि जो मेरे फोर फादर्स थे, वो शुरू से ही खेती बाड़ी या किसान का काम किया करते थे। तो जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था, तो मेरा शुरू से ही स्टडी के अंदर ना सिर्फ ध्यान था, बल्कि मैं चाहता था कि जो मेरे फोर फादर्स या जितने भी घर वाले हैं जो काम करते चले आए हैं, मैं वो नहीं करना चाहता। इसीलिए मैं पूरा फोकस करता, पूरी कोशिश करता कि अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकूं और इम्तियाजी नंबर हासिल कर सकूं। इसके साथ साथ एक अच्छी बात ये थी, जो कि शायद मेरे लिए बाद में मुश्किलात का बाइस भी बनी, कि मेरे अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ मौजूद थी। जैसे कि अगर मैं कभी किसी हुजूम में मौजूद हूँ या बहुत सारे इंसानों के दरमियान हूँ, इवन कि मैं अकेले में भी कहीं मौजूद हूँ और मेरे अलावा यानी इंसानों के अलावा अगर वहाँ पे कोई मखलूक आ जाती है या वहाँ से गुज़र रही होती है, तो मुझे उसकी ना सिर्फ प्रेजेंस फील हुआ करती थी, बल्कि उसके होने पे जो उसके पास से स्मेल आती थी, जो कि अच्छी खुशबू भी हो सकती थी, बदबू भी हो सकती थी, उसके ज़रिए मुझे एहसास हो जाया करता था। अब ये जो क्वालिटी थी, जो कि अच्छाई या बुराई दोनों में शामिल हो सकती है, जब भी मैं इस बात का अपने पेरेंट्स से, ख़ास तौर पे अपने जितने भी घर वाले थे, उनसे जिक्र करता और उनको बताता कि मुझे किसी के होने का एहसास हो रहा है, तो वो मेरी बात को मजाक में टाल दिया करते थे। हालांकि किसी हद तक मेरे जो फादर थे वो इस बात से कन्विंस थे और उनको लगता था कि जो बात मैं उनको बता रहा हूँ वो यकीनन हकीकत पे मबनी है। खैर, किस्सा मुख्तसर कि ये जो क्वालिटी थी वो अपनी जगह, लेकिन जैसे जैसे मैंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया, तो अब क्योंकि हमारे गांव में मज़ीद तालीम हासिल करने का न रिवाज मौजूद था और ना ही इतने ज़्यादा इंतज़ामात मौजूद थे, तो फाइनली मैंने ये डिसाइड किया कि करीबी शहर जो कि सक्खड़ था, मैं वहाँ पे अपने एक दूर के कज़न हैं उनके यहाँ पे जाऊँगा और उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ। तो जब तक मैं कॉलेज में एडमिशन लेता हूँ या मैं एडमिशन के साथ साथ कोई जॉब हासिल कर लेता हूँ, तो मुझे अपने साथ रहने का मौका दें और जैसे ही मुझे जॉब मिल जाएगी या मेरी किसी ऑल्टरनेटिव रिहाइश का इंतज़ाम हो जाएगा, तो मैं खुद से ही आपके पास से कहीं और मूव कर जाऊँगा। अब मेरे जो कज़न थे, ये भी बेसिकली सक्कर के अंदर एक प्रोजेक्ट मौजूद था, जैसे आप फ्लैट भी कह सकते हैं, वहाँ पे रहा करते थे। और ये जो फ्लैट नुमा रिहाइश थी, ये बहुत ज़्यादा क़दीम इमारत पर मुश्तमिल थी और इस इमारत को देख के ऐसा लगता था जैसे आप किसी भूत बंगले में रुकने के लिए या रहने के लिए आ चुके हैं। जब मैं अपने कज़न के उस फ्लैट में रुकने के लिए गया, तो उस वक्त से ही मुझे कुछ महसूस हो रहा था कि जितना भी बड़ा प्रोजेक्ट है, ख़ास तौर पे जो मेरे कज़न का फ्लोर है, यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी एंटिटी ज़रूर मौजूद है जो बार बार मुझे अपनी प्रेजेंस शो करना चाहती है और किसी भी दिन मुझे यकीन है कि मेरा सामना उस एंटिटी से ज़रूर होगा। मेरा जो फोकस था वो उस वक्त जॉब पे था और उसके साथ साथ जिस कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना था उसके ऊपर था। खैर, इसी दौरानिए में एक रात थी और रात के तकरीबन 10-11 बजे का टाइम था। मेरे जो कज़न थे वो किसी काम से बाहर गए हुए थे। अब इस अपार्टमेंट के अंदर मैं अकेले मौजूद था कि एकदम से मुझे एक अजीब सी, जिसे आप एक गंदी सी बदबू कह सकते हैं, वो आना शुरू हुई। और हमेशा से मेरे साथ यही हुआ करता था कि जैसे ही मुझे खुशबू या बदबू आना शुरू होती थी,
तो एक ख़ास किस्म की बू हुआ करती थी और ये इस बात की निशानी था कि अनकरीब कोई भी इस तरह की मखलूक मेरे करीब से या तो गुज़रने वाली है या फिर कम से कम मुझे जाते आते नज़र आने वाली है। अब क्योंकि उस फ्लैट के अंदर मैं अकेला मौजूद था, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे एकदम से डर महसूस होना शुरू हो गया। अब मैं अपने तौर पे उस अपार्टमेंट या फ्लैट से बाहर निकला और सीढ़ियों के रास्ते से होता हुआ जैसे तैसे नीचे आके कोने पे खड़ा हो गया। अब वो जो मेरी एज थी, क्योंकि टीन एज थी और आमतौर पे उस एज में लड़के स्मोकिंग को बहुत बड़ी बात समझा करते हैं, तो वैसे ही मैं भी फ्लैट जो था उससे बाहर निकल के जहाँ पे पीछे का हिस्सा था या जहाँ पे डक मौजूद थी खड़ा हुआ था और मैंने वहाँ पे खड़े होके सिगरेट जला के पीना शुरू कर दी थी। रात के इस पहर में जबकि सर्दी भी अपने उरूज पे थी, आमतौर पे लोग इस तरफ के हिस्से में आने को प्रीफर नहीं किया करते थे। तो आप कह सकते हैं कि उस डक वाले एरिया में मैं मुकम्मल तौर पे अकेले खड़ा हुआ था और मैं बैक टू बैक सिगरेट पी रहा था। इसी दौरानिए में मुझे दोबारा से वो बदबू या वो स्मेल आना शुरू हुई और जैसे ही स्मेल आना शुरू हुई तो मुझे ऐसा लगा कि जो स्मेल है वो डक की तरफ से आना शुरू हुई है। और जैसे ही मैंने उस डक की तरफ देखना शुरू किया तो जो डक्ट वाला एरिया था ये बहुत ही कंजस्टेड एरिया था और इस एरिया में किसी इंसान का जाना और आना तकरीबन नामुमकिन था। बहरहाल मैंने देखा कि उस डक वाले एरिया में एक औरत है जो कि ऊपर से यानी ऊपर की तरफ से उस डक के ज़रिए नीचे उतरती भी आ रही है और वो जिस तरीके से उतरती हुई नीचे आ रही है वो अपने दोनों पाँव का या दोनों हाथों का साथ साथ इस्तेमाल कर रही है, जैसे कि आम तौर पे कोई मकड़ी या इस तरह की मखलूक नीचे उतरा करती है, वैसे ही वो इस अंधेरे में से इस डक में से नीचे उतरती चली आ रही थी। और इस अंधेरे में उसकी जो आंखें थीं वो ऐसा लग रहा था जैसे आंखें नहीं हैं बल्कि उसकी आंखों की जगह पे लाल अंगारे मौजूद हैं। उसके जो बाल थे वो नीचे की तरफ आने की वजह से ना सिर्फ लटके हुए थे बल्कि वो इस कदर लंबे बाल थे, ऐसा लग रहा था जैसे तकरीबन 5 या 6 फीट के उसके बाल हैं। कुछ अजीब तरीके से तेज़ी के साथ वो एकदम से नीचे उतरती हुई मेरी तरफ आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे कुछ कहना चाहती है। खैर मैं जल्दी से उस डक से आगे की तरफ यानी जहाँ पे लोग मौजूद थे या जहाँ पे थोड़ी बहुत रौनक थी भागता हुआ जैसे तैसे वहाँ की तरफ बढ़ता चला गया। और जब मैं उस एरिया में पहुँचा जहाँ पे थोड़ी सी रौनक थी या जहाँ पे लाइट्स मौजूद थीं और वहाँ से मैंने पलट के वापस उस तरफ देखा जहाँ पे मैं पहले खड़ा हुआ था, तो मैंने देखा कि जिस जगह एग्जैक्टली मैं खड़ा हुआ था उसी जगह पे तकरीबन 8 से 8.5 फीट के दरमियान की एक औरत खड़ी हुई है और उसका वैसे ही बहुत ही खौफनाक हुलिया है, वैसे ही उसकी लाल आंखें हैं और उसका जो चेहरा है ऐसा लग रहा है जैसे झलसा हुआ या जला हुआ चेहरा है। बहरहाल मैंने मज़ीद उसकी तरफ देखना या उससे आई टू आई कांटेक्ट करना मुनासिब नहीं समझा। जो भी मुझे कुरानी आयत आती थी मैं उनकी तिलावत करता हुआ चौकीदार के पास जाके कुछ देर के लिए बैठ गया। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक मैं वहीं पे बैठा रहा और उसके बाद जब मेरा जो कज़न था, जिस कज़न के फ्लैट में मैं रुकने के लिए गया हुआ था, जब वो वापस आया तो फिर मैं उसके साथ वापस ऊपर फ्लैट में गया। जब तक मैं उस अपार्टमेंट में अपने कज़न के साथ रहता रहा तो मुझे मुतादिद बार इस तरह की खुशबू या इस तरह की बदबू आना शुरू हुई और जब भी मुझे इस तरह की स्मेल आया करती थी तो वही खौफनाक औरत करीब व जवार में मुझे ज़रूर नज़र आया करती थी। मेरे कज़न का भी यही मानना था कि जो अपार्टमेंट्स या फ्लैट्स बने हुए हैं इनकी जब तामीर की गई थी
तो गए वक्तों में कहा जाता है कि यहाँ पे शमशान घाट मौजूद था और उसी ज़मीन पे इन अपार्टमेंट्स को तामीर किया गया था। ये जो वाक़या मैं आपको सुनाने वाला हूँ, जब भी मैं इस वाक़ये को रिकॉल करता हूँ या जब मुझे वो मंज़र याद आया करता है, तो ना सिर्फ मैं कांपने लगता हूँ, बल्कि एकदम से जो मेरा जिस्म है वो मुकम्मल तौर पे ना सिर्फ ठंडा हो जाता है, बल्कि मेरे पसीने कुछ इस तरह से बहने लगते हैं जैसे कि मैंने अपने ऊपर या अपने मुंह पे बहुत सारा पानी डाल रखा हो। मेरा नाम इमरान है और मेरी जो रिहाइश है वो नॉर्थ नाज़िमाबाद के अंदर एक ऐसी जगह पे मौजूद है जिसके बिल्कुल बराबर में, या आप कह सकते हैं कि कुछ कदम के फासले पे, एक बहुत बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी मौजूद है। और ये जो स्टोरी है ये बुनियादी तौर पे उसी यूनिवर्सिटी की स्टोरी है और ये अब से तकरीबन 22 से 24 साल पुरानी स्टोरी है। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त मेरी जो उम्र थी वो तकरीबन 16 से 17 साल के दरमियान थी। और अक्सर ऐसा होता था कि जो लोग कराची में रहा करते हैं उनको पता होगा कि 20-22 साल पहले बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हुआ करती थी। तो जब रात के औकात में हमारे घर की लाइट जाती थी तो हम लोग जितने भी गली के बच्चे थे वो आम तौर पे गली में निकल के बैठ जाया करते थे या कोई ना कोई गेम या खेल खेलना शुरू कर दिया करते थे। तो वैसे ही एक दफ़ा जब रात में लाइट गई तो तकरीबन 10:30-11 बजे का टाइम था और मेरे घर वाले भी आम तौर पे उस दौर में 10:30-11 बजे बाहर निकलने से मना किया करते थे। लेकिन इत्तेफाक से कुछ मेहमान थे जो हमारे घर में आए हुए थे और उन मेहमानों में मेरे कुछ कज़न्स थे जो मेरे ही उम्र के थे। बहरहाल जब लाइट गई तो मैं अपने उन कज़न्स के हमरा जो हमारी गली थी वहाँ पे आके खेलने लगा। अच्छा, हम लोग जो गेम खेल रहे थे उसको छुपन छुपाई या हाइड एंड सीक कहा जाता था। पहले मेरी बारी थी कि मैं छुपूंगा और मेरा कज़न मुझे तलाश करेगा और जब वो मुझे तलाश कर लेगा तो फिर वो छुपेगा और मैं उसको तलाश करने की कोशिश करूंगा। अब ये जो गली थी, इस गली में एक तो यूनिवर्सिटी मौजूद थी और इसके अलावा कुछ इस तरह के घर थे जो काफ़ी अरसे से ना सिर्फ खाली थे बल्कि उनके मालिकान का भी कुछ अता पता नहीं था। खैर, जब मेरी बारी आई और मेरे जो कज़न ने मुझे तलाश कर लिया तो उसके बाद उसकी बारी थी और मैं आंखें बंद करके जो काउंटिंग है वो करना शुरू कर चुका था। जैसे ही मैंने 20 तक गिनती गिनी तो उसके बाद मैंने फ़ौरन से अपने कज़न को तलाश करना या ढूंढना शुरू कर दिया। बारी बारी जितनी भी गाड़ियाँ थीं या जितने भी दरख्त थे उनके पीछे मैं अपने कज़न को देखता चला गया। काफ़ी देर तक मैं अपने कज़न को मुसलसल ढूंढता रहा, लेकिन अजीब बात ये थी, ना ही मेरा कज़न मुझे नज़र आ रहा था और ना ही मेरी समझ में आ रहा था कि बिलाखिर वो कहाँ जाके छुप गया है। एक एक करके जब जितने भी मकामात थे वो सारे के सारे मैंने चेक कर लिए तो उसके बाद मेरा अंदाज़ा यही था कि जो मकान खाली हैं शायद मेरा कज़न इनके अंदर कूद गया है, क्योंकि मेरा वो जो कज़न था वो बहुत ज़्यादा बहादुर कज़न था और उसके लिए किसी खाली घर में कूदना नामुमकिन नहीं था। अब मैंने अपने तौर पे उन खाली घरों में भी देखना शुरू किया और उसके बाद फाइनली जो यूनिवर्सिटी थी, उस यूनिवर्सिटी का जो गेट था, जो कि सी थ्रू गेट था, मैंने उस गेट के ज़रिए अंदर की तरफ झांकना शुरू किया। इस गेट के तकरीबन 60% हिस्से में इस तरह की ग्रिल लगी हुई थी जहां से आप बआसानी आर पार देख सकते थे। तो उसी गेट के ज़रिए जब मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर की तरफ
जहाँ पे सहन मौजूद था झांकना शुरू किया, तो मैंने देखा कि उस यूनिवर्सिटी के सहन के अंदर एक औरत जिसने सफ़ेद कलर की साड़ी पहन रखी है और उसका जो हुलिया है वो बहुत ज़्यादा अजीब सा हुलिया है। उसके जो बाल थे ना सिर्फ कुछ बिखरे बिखरे बाल थे, बल्कि उसका जो आधा चेहरा था ऐसा लग रहा था जैसे वो जला हुआ या झलसा हुआ चेहरा है। जबकि उसकी जो आई बॉल्स थी वो मुकम्मल तौर पे ना सिर्फ सफ़ेद थी, बल्कि कुछ अजीब तरीके से वो पूरे सहन में एक तरफ से दूसरी तरफ चलती फिर रही थी। अब जैसे ही मेरी नज़र उस औरत के ऊपर पड़ी, तो हालांकि मैं गेट के बाहर की तरफ मौजूद था, लेकिन उस औरत ने एकदम से रुक के बराह रास्त मेरी तरफ देखना शुरू किया। और जैसे ही उसने रुक के मेरी तरफ देखना शुरू किया, तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सांसें ना सिर्फ थम चुकी हैं, बल्कि मेरे ऊपर इस कदर खौफ तारी हो चुका है कि मैं चाहने के बावजूद भी ना कुछ बोल पा रहा हूँ, ना ही वहाँ से वापस पलट पा रहा हूँ, और ना ही मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं किसी को मदद के लिए पुकार सकूँ। तकरीबन 15 सेकंड तक या 20 सेकंड तक मेरी ऐसी ही हालत रही, और 15-20 सेकंड के बाद वो जो औरत थी उसने सीधा सीधा मेरी तरफ, यानी कि जहाँ पे दरवाज़ा मौजूद था, उस तरफ आहिस्ता आहिस्ता करके चलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो अपने कदम बढ़ाती हुई मेरी तरफ आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि बस मेरा आखिरी वक्त आ चुका है। आहिस्ता आहिस्ता करके ऐसा लगने लगा कि जैसे मैं ग़ुनूदगी के अंदर जाना शुरू हो चुका हूँ। इसी दौरानिए में जबकि मैं बेहोश होने ही वाला था, तो ऐसा लगा जैसे किसी ने आके पीछे से मेरे कंधे के ऊपर हाथ रखा है। और जब मैंने पलट के पीछे की तरफ देखा, तो मेरा वही कज़न जिसको मैं तलाश कर रहा था मेरे पीछे खड़ा हुआ था और बोल रहा था कि भाई अंदर क्या देख रहे हो, मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने मौजूद हूँ। अब जब उसने इस तरह से कहा, तो अगले ही लम्हे मैंने अपने कज़न को उस यूनिवर्सिटी के अंदर की तरफ देखने का इशारा किया। मेरा कज़न बताता है कि मेरे कहने पे जब उसने भी अंदर की तरफ देखा, तो पहली दफ़ा में उसको ऐसा ही लगा कि जैसे उस यूनिवर्सिटी के अंदर सहन में वही औरत जो कि मुझे नज़र आ रही थी मौजूद है, बल्कि उसका जो हुलिया है बिल्कुल वैसा ही हुलिया है जिस हुलिये की औरत को अभी कुछ सेकंड पहले मैंने देखा था। खैर, उधर देखने के बाद मेरे कज़न ने मेरी तरफ देखा, जबकि इस दौरानिए में मैं मुसलसल अपने कज़न की तरफ ही देख रहा था। उसने मुझे कहा कि यहाँ से पलटो और फ़ौरन से घर की तरफ चलो। और जैसे ही उसने इस तरह से कहा, तो उसके बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे मेरा जो जिस्म है जो कि पज़ल्ड हो चुका था, अब मुकम्मल तौर पे आज़ाद हो चुका है। मैं फ़ौरन से मुड़ा और इस दौरानिए में हम दोनों ने अपने घर की तरफ भागना शुरू कर दिया। जैसे जैसे हम दोनों अपने घर की तरफ भागते चले जा रहे थे, वैसे वैसे हमें महसूस हो रहा था कि कोई ना कोई है जो मुसलसल ना सिर्फ हमें फॉलो कर रहा है, बल्कि किसी औरत के पीछे से ज़ोर ज़ोर से हंसने की हमें आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। खैर, जैसे तैसे जब हम अपने घर में पहुँचे, तो हम दोनों की जो हालत थी वो गैर हो चुकी थी। हम दोनों को ना सिर्फ बुखार चढ़ चुका था, बल्कि तकरीबन 1 हफ्ते तक हम लोग इस तरह की हालत में थे कि बार बार एकदम से सोते सोते डर के उठ जाते। बार बार हमें महसूस होता जैसे वही औरत जो हमें यूनिवर्सिटी के अंदर नज़र आई थी वो हमारे कुर्ब जवार में मौजूद है। तकरीबन 15 से 20 दिन के बाद तब कहीं जाके जो हमारी हालत थी वो कदरे बेहतर हुई।